जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी मित्रा पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लासा एवं मासा से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों, यह वीडियो का पहला पार्ट है। इसी प्रकार से आपके कुछ पार्ट आएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मासा एवं लासा। मासा को हम कहते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लासा को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको दोस्तों इसे जानने के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनके अगर नामों पर आप गौर कर लें तो आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो हम सबसे पहले लेंगे टॉपिक वो होगा आपका महत्तम समापवर्तक, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो महत्तम समापवर्तक समझने से पहले हमें फैक्टर यानी कि अपवर्तक समझना ज़रूरी है। अब ये अपवर्तक यानी कि फैक्टर क्या होता है, तो यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि दी गई एक संख्या आपके 12, तो 12 के यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं बराबर में कि 1 2 3 4 6 12। ये क्या है? ये जो संख्याएं लिखी हैं ये वो संख्याएं हैं जो 12 को पूरा विभाजित कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पर आपके 14 की लिखी हैं 1 2 7 14। इसी प्रकार 24 की लिखी हैं 1 2 3 4 6 12 24। तो ये जो संख्याएं हैं ये अपनी जो संख्या जो दी गई संख्या है इसको पूर्णतः वो विभाजित कर सकते हैं। तो यही कहलाता है फैक्टर। यानी कि जो दी गई संख्याएं होती हैं, जैसे 12 14 24 दी गई हैं, इन संख्याओं को जितनी भी संख्याएं विभाजित कर दें तो इनके ये फैक्टर होते हैं। तो 12 के ये फैक्टर हैं, 14 के ये फैक्टर हैं और 24 के ये फैक्टर हैं। तो आपको मेरे ख्याल से फैक्टर यानी कि अपवर्तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, समापवर्तक। अब समापवर्तक क्या होता है? फैक्टर में ओनली कॉमन जोड़ दिया गया है जिससे बन गया कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर दी गई संख्या 16 जो दी गई है इसके फैक्टर लिखे हैं 1 2 4 8 16। इसी प्रकार 18 के फैक्टर लिखे हैं 1 2 3 6 9 18। इसी प्रकार 12 और 18 का जो आपका समापवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर निकल कर आया 1 और 2 निकल कर आया। इससे क्या समझ में आया आपको? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी संख्याएं होती हैं, यानी कि सबसे पहले अगर हमें कॉमन फैक्टर निकालना है तो दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं में ही निकलता है। तो सबसे पहले आपकी दो संख्याएं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है 16 18। ये नहीं कि आपके 16 भर में आपके कॉमन फैक्टर निकल आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए दो संख्याएं या उससे अधिक संख्या होना आवश्यक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 16 और 18 दी गई हैं। तो 16 के अपने अलग फैक्टर लिखे गए हैं और 18 के अपने अलग फैक्टर लिखे गए हैं। अब हमें कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन का मतलब ऐसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें देख पा रहे होंगे आप 1 और 2 संख्या ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 12 लिख दिया गया लेकिन यहाँ 16 होगा। ठीक है, तो 16 और 18 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1,2 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर और देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर हमने दो संख्याएं ली हैं, मिनिमम दो संख्याएं तो होनी ही चाहिए।
और यहाँ पर हम 3 संख्याएं ले सकते हैं, 4 संख्या। तो यहाँ हम एक दूसरा उदाहरण भी लिया है कि 16 है, 24 है, 32 है। तो 16 के अलग फैक्टर लिख दिए, 24 के अलग फैक्टर लिख दिए, 32 के अलग फैक्टर लिख दिए। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके कौन कौन से फैक्टर हैं जो सिमिलर यानी कि कॉमन हैं, उन फैक्टर को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 4, 8 आपके कॉमन फैक्टर निकल कर आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कॉमन फैक्टर यानी कि समापवर्तक क्या होता है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो फैक्टर होता है वो फैक्टर, किसी भी संख्या का जो फैक्टर होते हैं उसमें एक संख्या हमेशा कॉमन होती है, वो संख्या है 1, जो सब में यानी कि हर एक संख्या की फैक्टर होगी। ठीक है, हर एक में आपको 1 मिलेगा। और खुद अपनी जो संख्या होती है वो खुद एक अपना फैक्टर होती है। जैसे यहाँ 16 का 16 भी लिखा है, और यहाँ 18 का खुद 18 लिखा है, 24 का खुद 24 लिखा है, 32 का खुद 32 लिखा है। तो यहाँ पर आप चीज़ समझ पा रहे हो कि 1 हमेशा हर संख्या का फैक्टर होता है और खुद संख्या अपनी एक फैक्टर होती है। आई होप आप कॉमन फैक्टर समझ गए होंगे। अब समझते हैं मुख्य समापवर्तक, आप समझ लिए। अब हमें समझना है महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको मैंने फैक्टर बताया, फिर कॉमन फैक्टर बताया। अब आपको हाईएस्ट और जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर आपके एग्जांपल दिए गए हैं कि 16 के अपने अलग फैक्टर दिए गए हैं, 24 के अपने अलग फैक्टर दिए गए हैं, 32 के अपने अलग फैक्टर दिए गए हैं। अब आपको देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो तीनों संख्याओं में, जो 3 संख्याएं दी गई हैं उसमें सिमिलर यानी कि कॉमन है। तो आप देखेंगे कि 1, 2, इस प्रकार से आप देखेंगे 1, 2 और 4, 8, 1, 2, 4, 8 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी तीनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, अब आपको देखना है जो हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया है, इन फैक्टर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यानी कि हाईएस्ट कौन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 8 है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यानी कि ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो और सबसे हाईएस्ट हो उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। आई होप कि आप इसको भी समझ पा रहे होंगे या समझ लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। उनमें से ये एक विधि है, समझ लीजिए। उनमें से ये जो मैंने बताया है एक ये विधि है, और भी इनको सेपरेट में देखते हैं कि कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। ये है दोस्तों आपकी HCF ज्ञात करने की विधियाँ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की विधियाँ। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पहली है आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से हम देखेंगे, फिर अन्य विधियों द्वारा भी हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर आपके हम भाग विधि द्वारा देखेंगे, फिर आपका जो है तो आगे है, फिर भाग विधि की हम द्वितीय विधि देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम गुणनखंड विधि क्या होती है, फिर इसके बाद हम भाग विधि पर आते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, जो मैंने पहले बताया कि जो भी संख्याएं दी गई होंगी उनकी फैक्टर लिख लेने हैं, सभी की सेपरेट अलग अलग। फिर उनके जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उनको लिख लेना है, और उनमें जो हाईएस्ट होगा उसको लिख लेना। इस प्रकार से मैंने बताया था पहले, तो वही है, उसका नाम दे दिएगा गुणनखंड विधि कहते हैं। फिर ये भाग विधि, ये लिखा है, ये भाग विधि होती है। अभी भाग विधि की प्रथम विधि होती है। ये क्या होती है कि हम संख्याओं को लिख लेते हैं, जैसे 24 था तो यहाँ लिख लिया, 32 है तो उसे यहाँ लिख लिया, और 40 है तो यहाँ लिख लिया। अब इसको हम सबसे पहले संख्या 2 से विभाजित करते हैं इन संख्याओं को। तो विभाजित किया तो 12 आया, 16 आया, 20 आया, फिर हमने 2 से विभाजित किया तो 6 आया, 8 आया, 10 आया, फिर 2 से विभाजित किया 3, 4, 5। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ तक 2 से विभाजित हो सका किया। ठीक है, कॉमन जहाँ तक विभाजित हुआ उसको किया, लेकिन अब ये किसी भी संख्या से ये संख्याएं कैंसिल नहीं होगी, यानी कि किसी भी एक कॉमन संख्या से ये संख्याएं कैंसिल नहीं होंगी। तो बस वहीं से हम बंद कर देते हैं।
और जो संख्याएं होते हैं इनका मल्टीपल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, ये भाग विधि की प्रथम विधि होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं ये आपकी भाग विधि की द्वितीय विधि। जो ये भाग विधि की द्वितीय विधि होती है, इसका जो यूज है, समझ लीजिए इसका जो यूज है वो बड़े बड़े अंकों में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखा है आपको 923, 949, ठीक है। तो वहाँ तो छोटी छोटी संख्याएं थी तो उसमें आप भाग विधि की प्रथम विधि या गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते थे, लेकिन इसमें आपको अलग विधि का यूज करना होता है। जैसे यहाँ पर 923 और 949 दिया है, तो सबसे पहले आपको छोटी संख्या को भाजक के रूप में कर लेना है, जिससे हमें भाग देना है। और 949 जो बड़ी संख्या है इसे लिख लेना है हमें, जिसमें भाग देना है, ठीक है। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो देखिए 923 949 में देखेंगे एक बार जाएगा, कहते लिख देंगे, जो शेष बचेगा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जो शेष बचेगा उसे दूसरा हम क्या बना देंगे, दूसरा हम भाजक बना देंगे। और फिर यहाँ पर जो संख्या आपकी जो होगी, यानी कि पहला वाला जो भाजक था उसको यहाँ लिख देंगे, फिर जो आंसर आएगा भाग देंगे। फिर शेष आप इस प्रकार से करते हैं तो फिर आपका शेष 13 बचता है। इस 13 है इसे हम भाजक बना देते हैं और जो पहले वाले भाजक था उसके यहाँ लिख देते हैं। फिर इस प्रकार से आपका जब तक आंसर शून्य ना आ जाए तब तक आपको ये प्रक्रिया करनी है। फिर आपको देखना कि आपका जो अंतिम भाजक हो, जैसे इसमें 13 है, लास्ट में भाजक 13 बचता है, यही आपका मासा हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपने मासा एवं लासा की जितनी भी विधियां हैं और कॉन्सेप्ट है आपने उसको समझा। और हम अगले पार्ट में जो है तो एलसीएम लाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। इसके बाद आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उसको लाएंगे और कराएंगे। इस प्रकार से आपका ये वाला जो चैप्टर है आराम से पूरा हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियोस को देखें, तभी आपके जो है तो अच्छे से समझ में आएगा और इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। जय हिंद।